अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज और इससे होने वाली जो हलाकतें हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है और वजीर आजम ने आपसे कुछ देर पहले कोरोना के हवाले से अपनी टीम के साथ ब्रीफिंग दी और उनका एक तो इरादा यह है कि जो लॉकडाउन में नरमी का फैसला है वो उस पर कायम है। दूसरा, उन्होंने कहा कि तवक्को से कम केसेस हैं। आज के प्रोग्राम में हम दो इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो विफाक और सूबे का जो मामला है ये हल तलब है और इसमें बार बार जो है वो पेचीदगियां आ रही हैं। क्या मसला 18वीं तरमीम की वजह से है या कोई और मसला है? हुकूमत की तरफ से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। जो फोरम है क्या वो काम नहीं कर पा रहे? कौमी राब्ता कमेटी है, मुश्तरका मफादात कौंसल है, एनएफसी कमीशन है और वजारत बैनुल सूबाई राब्ता, क्या ये फोरम्स क्यों ठीक नहीं काम कर रहे और मसला जो है वो कहां पर आ रहा है? इस पर एक तो प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा, अपोजिशन के किरदार के हवाले से बात होगी कि क्या अपोजिशन का जो किरदार है वो सिर्फ और सिर्फ तनकीद तक महदूद हो गया है। अपोजिशन का मुतालबा यह है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और अपोजिशन सबसे ज्यादा फाल जो होती है वो पार्लियामेंट में होती है, जहां इसका काम हुकूमत की स्क्रूटनी करना होता है। लेकिन कोरोना की वजह से वहां पर भी इजलास नहीं हो रहा। वर्चुअल जो इजलास का इनेकाद था उसको देखने के लिए एक कमेटी बनी। अपोजिशन की मुखालिफत उसमें यह थी कि वर्चुअल इजलास जो है वो ना बुलाया जाए। अब इतला यह है कि वहां पर फिजिकल इजलास के इनेकाद पर इत्तेफाक तो हो गया लेकिन तारीख अभी तय नहीं हुई। सेनेट के इजलास से भी यही मुतालबा आ रहा है कि इजलास जो है वो बुलाया जाए। पार्लियामेंट का चलना इसलिए भी जरूरी है कि कानून साजी होनी है और एक मिसाल इसकी नैब ऑर्डिनेंस है कि जो लैप्स हो गया, आगे बजट इजलास भी आ रहा है, तो क्या ये मामलात जो है ये यहां पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? और इजलास के हवाले से क्या जो एक इत्तफाक की बात हो रही थी कि अब तारीख भी दी जाए, क्या ऐसा हो सकेगा? ये नहीं, इन इश्यूज पर बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा दूं। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे और सदाकत अली अब्बासी साहब कुछ ही देर में जो है वो हमें ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तलाल चौधरी साहब से मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जरा पहले विफाक और सूबों वाला जो मामला है उस पर बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है मसला जो है वो 18वीं तरमीम का है जिसकी वजह से वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से होनी चाहिए हमारी मौजूदा सूरत हाल में, या फिर प्रॉब्लम कहीं और है? देखिए, मसला सिर्फ ये है कि जानबूझ के सेंसिटिव जो मामलात हैं, जो ऐसी तरामीम हैं, जो ऐसे चीज़ें हैं जिस पर कोई दो राय नहीं, पूरा पाकिस्तान मुत्फिक है, उसको छेड़ने की कोशिश की गई है। और जानबूझ के आपने देखा है कि एक दिन 18वीं तरमीम की खबर आई, दूसरे दिन खत्मे नबूवत के बारे में कुछ खबरें जो है वो आती आई। तो गुजारिश ये है कि इनको छेड़ने की वजह क्या है? आपके पास ना 2/3 अक्सरियत है, ना आपके पास कोई ऑलरेडी कोई ऐसा एजेंडा, या आपने लोगों को बता दिया हो कि ये 18वीं तरमीम सारी तो बुरी नहीं हो सकती, इसके 2, 3, 4, 5 पॉइंट इसमें से हम कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए कभी आपने बातचीत नहीं की, कभी आपने लोगों को कन्विंस नहीं किया, कभी आप अचानक से एक दिन उठ के 18वीं तरमीम का या खत्मे नबूवत के मामले पर बात कर देते हैं। तो ये सिर्फ अपनी कारकर्दगी से हटाना, यानी कि उसका ध्यान हटाने की बात है। क्या जो परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी की या नून लीग की हुकूमतों में हमने की, उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं थी? क्या उस वक्त ये मामला नहीं थे क्या? तो इसी तरह अब 18वीं मामला तो उस वक्त भी आपके जो सिंध के साथ था, मुझे याद है वो रेंजर्स वाला जो मामला था जब ये कराची ऑपरेशन की बात थी, तो उस वक्त भी सिंध के साथ आपका इख्तलाफ क्या इसी नोयत का नहीं था? तो इसी तरह से सिंध के साथ ये बयानात, यहां से एक बयान जाना, वहां से एक बयान आना, क्या यही सब कुछ नहीं होता था? देखिए, कई मामला तो टेक्निकली या कई दूसरी साइड के हैं, मगर यहाँ मामला सिर्फ पैसों का है। यानी यहाँ इनका आर्गुमेंट ये है कि पूल जो है वो छोटा है वफाक का, यानी उसके पास तकरीबन 40-42% बचते हैं और सूबे के पास ज्यादा पैसा चला जाता है, जिसकी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सवाल इनसे पूछने का ये है कि जो वफाक के पास पैसा, क्या वो सही इस्तेमाल हो रहा है? सूबों के पैसे पे तो बाद में नजर डाले ना। रेलवे, PIA, ये जितनी डिस्कोस हैं जो जिसके हजारों अरब का सर्कुलर डेट है, यानी हर साल हजारों अरब टैक्स पेयर्स का पैसा वफाक की नालायकी की वजह से इन सिक यूनिट्स में चला जाता है। भाई, आप पहले अपने आप को एफिशिएंट होकर बताएं
आप सर्कुलर डेट खत्म करें, आप ये अदारों को क्या कहते हैं रिफॉर्म करें, आपके पास बहुत सारी, मगर आपका सिर्फ क्योंकि आपके पास ना क्या कहते हैं ऐसी कारकर्दगी आप दिखा सकते हैं, आप टैक्स रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ना इदारों को रिफॉर्म कर सकते हैं, अब आपने सूबों के पैसे पे नजर रख ली, यानी आपको वफाक के इस्तेकाम के साथ कोई मतलब नहीं, वफाक हिलता तो हिल जाए, आपको पैसा चाहिए क्योंकि आप नालायक हैं, आप पैसा वफाक में बना नहीं सक रहे और पैसा जो ब्लीड हो रहा है और आपकी वो नालायकी से हो रहा है। ठीक, राइट। मैं मगर नाज बोलो साहब, ये मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से। हुकूमत कभी कहती है कि हम इस पर बात करना चाहते हैं, ये 18वीं तरमीम के हवाले से जो गैप्स हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, मगर वो फिर कहते हैं कि हम सबको एतमाद में लेकर करना चाहते हैं। इससे पहले भी ये विफाक और सूबे के दरमियान जो मामलात जिस तरह से रहे हैं, हम ये तब से देख रहे हैं जब से ये कोरोना का फैलाव शुरू हुआ है और ये हुकूमतें जो है वो एक्शन में आई हैं। क्या मसला 18वीं तरमीम का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, पहली बात तो ये है कि हुकूमत से अपना काम तो हो नहीं रहा। अच्छा, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है। जी रहमान जी, जी हुकूमत से अपना काम तो हो नहीं रहा और ऊपर से जो इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर तो ये कोताहियां कर रहे हैं। पंजाब में इनके पास हुकूमत है, KPK में इनकी इस जमात की PTI की हुकूमत है, वहां पे ये क्यों 18वीं तरमीम का फायदा नहीं उठाते, क्यों लोगों तक 18वीं तरमीम का फायदा नहीं पहुंचाते, क्यों ये अपने लोकल बॉडीज को एक्टिव नहीं करते, क्यों ये जो रकम है 18वीं तरमीम के तहत जो सूबे को अपना हिस्सा मिलता है वो अवाम तक मुंतकिल क्यों नहीं कर पा रही। ये इनकी अपनी नाअहली है कि ये 18वीं तरमीम से जो सूबों को फायदा हासिल होता है वो फायदा ये अपने लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, तो उसका ये जो है ना गुस्सा इस तरह से निकाल रहे हैं कि अब ये 18वीं तरमीम के ऊपर नजरसानी की बातें कर रहे हैं। देखिए 18वीं तरमीम आपको याद होना चाहिए कि ये 18वीं तरमीम के थ्रू NFC अवार्ड है, इसके जरिए छोटे सूबों में जो एहसास महरूमी है उसको कम करने के लिए ये कानून साजी की गई थी और आपने देखा कि उसके बाद सूबों में बेहतरी आई है। सूबों को जब अख्तियारात मिलते हैं तो उनकी एजुकेशन में, उनके हॉस्पिटल्स में बेहतरी आती है। मैं इनसे पूछती हूँ कि ये बताएं, PTI की रिप्रेजेंटेटिव अगर मौजूद है आपके प्रोग्राम में तो वो ये बताएं कि पंजाब में जब से इनकी हुकूमत आई है इन्होंने कितने नए अस्पताल बना दिए, कितने स्कूल इन्होंने नए तामीर किए, कौन सी नई सड़कें इन्होंने बनाई हैं। KPK में हेल्थ का निजाम बरकी साहब अमेरिका से बैठकर चला रहे हैं। एक लेडी रेटिंग हुआ करता था, उसका भी जो हाल इन्होंने करके रख दिया हुआ है, जो पेशावर की रोडों का हाल किया हुआ है, तो ये खुद काम करते नहीं है। फिर ऊपर से जो है ना ये इल्जाम लगाते हैं कि जी कानून साजी यूं है तो 18वीं तरमीम जो है वो इनकी रुकावट बन रही है। तो मेरा ख्याल है कि दे डोंट नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डोंट रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर जॉब कि ये क्या काम इनके जिम्मे है। तो मैं एक तो ये बड़ा अहम इशू है। और फिर इसके बाद अगर आप ये देखें कि जो कोरोना वायरस की आप बात कर रहे हैं, ये कोरोना वायरस के वबा के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के व्यूज ये देते हैं, कभी ये लॉकडाउन की बात करते हैं, कभी ये कर्फ्यू की बात करते हैं, फिर कर्फ्यू और लॉकडाउन के दोनों की नई तारीफें बयान करते हैं, नई डेफिनेशन देना शुरू कर देते हैं। इससे अवाम के अंदर जो है कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जब वफाकी हुकूमत ये कहती है कि जी मुश्तरका मफादात कौंसिल है, NFC कमीशन है, बैनुल सूबाई राब्ते की जो वजारत है वो भी मौजूद है, ये फोरम्स तो मौजूद है। ये फोरम्स क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहे? इन फोरम्स के होते हुए ये बार बार जो है वो ये देखिए ये फोरम्स आपकी बात दुरुस्त है, फोरम्स मौजूद हैं, लेकिन इन फोरम को इस्तेमाल में लाना, बरूए कार लाना, ये वफाकी हुकूमत की एन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर वो सूबों को साथ लेकर चलेंगे तो उसमें ही हमारे मुल्क का भला है। बात यह है कि सिंध ने जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाई इस मामले में, कोरोना वायरस के मामले में, आपके सामने मौजूद है। इनकी जो ताफ्तान बॉर्डर पे जो नाकामी और नाअहली हुकूमत की जानिब से हुई, जो इन्होंने सही तरीके से कंटेन नहीं किया, उस वक्त आए हुए ज़ायरीन को सही तरह से फैसिलिटेट इन्होंने नहीं किया और उनको किस हालत में इन्होंने रखा। तो ये इतना अफसोस का लम्हा था कि इन्होंने अपने लोगों को जो है बॉर्डर पे, जो ताफ्तान बॉर्डर पे जिस हालत में रखा, उसके बाद आपने देखा कि सिंध में किस तरह हमने उनको क्वारंटीन किया, सखर में ले जाके ज़ायरीन को फैसिलिटेट किया और उनको सही तरीके से उनकी स्क्रीनिंग की। सारा सिस्टम जो है उसको फॉलो करते हुए, एक SOPs को फॉलो करते हुए हमने उनको फिर बाद में तिब्बी जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड करते हुए
जैसे जैसे वो ठीक होते गए वो अपने घरों में जाते रहे। तो ये फर्क है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक तरफ सूबा जो है वो अपनी हिकमत अमली जो है वो तेज कर रहा है, वो स्क्रीनिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहा है, जो सूबे से हो रहा है वो कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत को तमाम सूबों को साथ लेकर चलना होगा और जो इनके पास इस वक्त काम जो जिम्मेदारी है उसको निभाना जरूरी है, बजाय इसके कि बैठ के सियासत करें और अचानक से ऐसे मौके पे जो पूरी दुनिया की मीशत बैठ चुकी है, अमेरिका जैसे मुल्क जो है वो परेशान है, इटली जैसे ममालिक जहाँ हमसे कई गुना अच्छे सेहत के वसाइल मौजूद है, वहाँ पे लोगों की अमवात हुई है, हजारों की तादाद में लोग अमेरिका में फौत हुए मरे हैं, हजारों की तादाद में लोग इटली में मरे हैं। तो हमें तो मिसाल उनसे सीखनी चाहिए कि लॉकडाउन सख्त करने से ही हालात जो है उस पर काबू पाया जा सकता है, इस वबा पे काबू पाया जा सकता है। ठीक है, मगर वज़ीर आज़म का और उनकी टीम का मौक़िफ़ ये है कि आज भी उन्होंने ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि ये तो एलीट लोग होते हैं जो कि लॉकडाउन के हामी होते हैं और गरीबों का सोचना है उन्हें, और उन्होंने कहा कि उनका विजन भी जो है वो यही है। मैं चाहूंगा जरा इस पे भी एक ब्रेक के बाद बात करें, और फिर ये जो पहले वाली बहस चल रही है कि इस वक्त जो है वो क्या ये वक्त मौजू है और ये जो वर्किंग रिलेशनशिप है इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। विफाक और सूबे की वर्किंग रिलेशनशिप, मसला 18वीं तरमीम या कुछ और। अब्बासी साहब हमारे साथ आगे सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब्बासी साहब, जी ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, उसमें दोनों जो नाज बलोच साहब और तलाल चौधरी, उनका ये कहना था कि ये एक डाइवर्जेंट टैक्टिक है हुकूमत का, कि हुकूमत इस सारी बहस में जबकि कोरोना के हवाले से बात हो रही है तो ये मामला जो है वो सामने लाती रहती है, जिसकी वजह से ये जाता है कि ये तवज्जो हटाने की कोई कोशिश है। तो ये जो वर्किंग रिलेशनशिप जिसकी हम बात कर रहे हैं हुजूर, इसमें मसला 18वीं तरमीम है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर? बहुत शुक्रिया जी। मैंने इनका जो मेरे दो दोस्त हैं इनकी मैं बात तो नहीं सुन सका। मसला वर्किंग रिलेशनशिप का भी है, मसला गवर्नेंस का भी है और मसला 18वीं तरमीम का भी है। आपको पता है कि तकरीबन 60% से ज़्यादा फंड जो है वो सूबों को चले जाते हैं, और जब आप एजुकेशन की बात आए तो सूबों की कैपेसिटी नहीं है। अगर आप इस वबा की बात करें तो ये वबा किसी सूबे की तो वबा नहीं थी, पूरे मुल्क की वबा थी। तो इसमें परफॉर्मेंस के सीरियस इश्यूज थे और सूबों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए थी वो भी नहीं थी। इसके अलावा एक तीसरी बदकिस्मती थी, वो थी सियासत, कि ये वाहिद मेरा ख्याल है दौर है जिसमें मुख्तलिफ सूबों की हुकूमतों के होने के बावजूद वज़ीर आज़म साहब एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हेड करते हैं, तमाम सूबों को मौका देते हैं कि वो अपनी अपनी इनपुट दें, अपनी अपनी राय दें। तमाम इत्तेफाक राय से जब बातें तय होती हैं तो वहाँ बाहर जाके फिर वो अपनी अपनी सियासत करते हैं और अपनी अपनी बातें करते हैं और पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। आप जो वर्किंग रिलेशनशिप की बात है, आपसे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, और वो तलाल चौधरी साहब से ही पॉइंट आउट कर रहे थे कि ऐसे संजीदा मसाइल, ऐसे सीरियस इश्यूज शायद उस वक्त जो है वो नहीं आए थे। तो ये आपकी हुकूमत का ही स्पेसिफिक मसला लग रहा है कि जिसको ये मामलात को चलाने में जो है वो इतनी परेशानी, इतनी मुश्किल जो है वो पेश आ रही है। मेरा ख्याल है तलाल साहब की इतनी सियासी थोड़ी सी यादाश्त कमज़ोर है। मुझे याद है हम उस वक्त ज़रा छोटे होते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत हुआ करती थी मरकज़ में, और शहबाज शरीफ साहब होते थे, नवाज शरीफ साहब होते थे पंजाब के वज़ीर आला। तो मोहतरमा को फैज़ाबाद नहीं आने दिया जाता था कि ये पंजाब है, आप यहाँ पे आ नहीं सकते। तो पता नहीं किस दौर की बातें कर रहे हैं। वर्किंग रिलेशनशिप एक हुकूमत मनसूबे लगाती थी और दूसरे आके वो सारे कैंसिल करती थी। इनको याद है कि बिजली के मंसूबे बेनज़ीर साहब ने लगाए थे और नवाज शरीफ साहब ने सारे वो कैंसिल कर दिए थे। सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी बात नहीं है। मामला यह है कि 18वीं तरमीम के बाद दो चीज़ों का बेड़ा गर्क हुआ है, एक तालीम का और दूसरा सेहत का। पूरा मुल्क का एक कंसेंसस का एक सिलेबस होना चाहिए। आपके हीरोज़, आपके कौमी यगानगत, आपकी नेशनल कोहेजन, वो सारी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। और साथ साथ सूबे जो आप खाली सिंध का जो ऑडिटर जनरल है पिछले 9 सालों का, कुछ 950 अरब का उनके एतराज़ात हैं। पैसे हम सूबों को दे देते हैं 60%, और सूबे आगे कोई उनकी, आपको पता है मिसमैनेजमेंट रही है, सिंध में भी रही है, पंजाब में भी रही है। सारी मिसमैनेजमेंट के बाद एंड ऑफ द डे मुल्क तो तरक्की नहीं करेगा। हम नया पाकिस्तान क्या बनाएंगे
अगर सिंध में बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ खुराक नहीं है, सिंध में आपको कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है, सिंध में सबसे ज्यादा गुर्बत देहातों में सिंध में है, तो वो जो पैसों का हिसाब कैसे लें? यही हाल बलोचिस्तान में रहा है कि सरदारों को पैसे जाते रहे और लोगों तक एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। तो हमने नया पाकिस्तान बनाना था, कोई नया सूबा नहीं बनाना था, उसमें हमें मुश्किलात आ रही है। हम समझते हैं कि बैठ के तो फिर सिंध के अंदर क्या करेंगे? सिंध के अंदर आप खुद जाके ये सारे काम करेंगे जो वैक्सीन देने वाला काम है, या जो आप परफॉर्मेंस के इश्यूज पॉइंट आउट कर रहे हैं? मगर एक मिनट, ये जो आपने पहले नुक्ता उठाया कि वर्किंग रिलेशनशिप वाला, तलाल, फिर आप बात कर, एक जुमला सुन लें। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, हम इनको कहेंगे कि ये बैठें और बैठ के ये जो कम से कम एजुकेशन और हेल्थ है इसको किसी तरह सूबे एग्जीक्यूट करें, लेकिन पॉलिसी और प्लानिंग और कंट्रोल मरकज के पास होगा, वरना पाकिस्तान गरीब था, पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान गरीब रहेगा, और पाकिस्तान के चंद खानदान जिनके लंदन फ्लैट हैं, जिनके सरे महल हैं, जिनके जाली अकाउंट हैं, जो बिजलियों के मंसूबे से कमीशन खाते रहे, जो पुलों से कमीशन खाते रहे, वो अमीर होंगे और पाकिस्तान गरीब रहेगा। थोड़ा सा जरा जो है वो महदूद करने की कोशिश करते हैं। तलाल चौधरी साहब, एजुकेशन और हेल्थ ये दो इश्यूज हैं, वो कहते हैं, और ये क्या वाकई जो है वो आप लोगों को भी ये मसला आया था इनको चलाने में, एजुकेशन और हेल्थ को? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने आपसे कही कि वफाक को चाहिए कि जो उसके पास ऑलरेडी है उसमें वो दिखाए कि वो कौम के पैसों को, लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे को सही इस्तेमाल कर रहा है। पीआईए में कितने डूबते हैं, स्टील मिल में, रेलवे में, डिस्कोज में, सर्कुलर डेट जैसी चीजों में कितने पैसे डूब जाते हैं, उसका हिसाब पहले वफाक मेहरबानी करके तैयार कर ले। दूसरी बात रही सूबों की, और भाई मेरे अब्बासी साहब, आप जरा मेरा ख्याल भूल गए बात करते करते, पंजाब भी आपके पास है, बलोचिस्तान भी, केपी भी। अब आप बताइए, अगर आप कहते हैं सूबों की कैपेसिटी नहीं है, वाकई आप सही कहते हैं। बुजदार साहब की हम तो पहले दिन कहते हैं कैपेसिटी नहीं है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कर लेना उनकी। एक बुजदार साहब है, वसीम अकरम प्लस केपी के में सुना है महमूद खान जो है वो बुजदार प्लस है, और उधर बलोचिस्तान में इन सूबों में तो आपकी हुकूमत है, वहां आपको सेहत तालीम का क्या मसला है? वहां आप जैसा चाहते हैं वैसा बना लें, कोई बनाकर दिखाएं तो सिंध वाले भी कहेंगे कि यार देखिए उन्होंने पंजाब, केपी, बलोचिस्तान में बना लिया है, सिंध वाले भी कुछ कर लेंगे। आपको सिंध की फिक्र पड़ी हुई है, और पहले वफाक का जवाब दें, और सूबे आपके पास हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये पैसे ज्यादा है तो उनसे सरेंडर करवा लें, जैसे आप पंजाब के डेवलपमेंट के पैसे सरेंडर करवाते रहे। 62% देना है, डिविजिबल पूल का 60%। तलाल साहब, देना मजबूरी है हमारी। नहीं, 62% ऑफ द फंड्स वहां है, हमने फौज को भी देना है, डिफेंस भी करना है, और साथ साथ डेट सर्विसिंग भी करनी है, पब्लिक स्पेंडिंग भी करनी है। 62% सूबों के पास है, वो कुछ कर ही नहीं रहे। 950 अरब का तो उनका ऑडिट आया है सिंध का। क्या मेरी बात सुने, ये 62% सिर्फ सिंध में तो नहीं जा रहा ना, ये 62% इसका बलूचिस्तान के पास भी है, पंजाब के पास भी है, केपी के पास भी है। तो मुझे बताएं, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस बाकी 34% या 38% से मुल्क किस तरह चलाएगी? जो आपने ये फॉल्टी तरमीम की है, उसमें आपने सारा डिफेंस आपके पास है, आपका सारा फाइनेंस आपके पास है, फेडरल गवर्नमेंट के मंसूबे हैं, उनके डिपार्टमेंट से आप ठीक कह रहे हैं, बिजली के जो अरबों रुपए के जो खसारे हैं, जो पीछे सारा कुछ फ्रॉड हुआ है, पीआईए डूबा हुआ है, स्टील मिल डूबा हुआ है, तो कैसे मुल्क चलेगा? पैसे तो सारे लोगों को चले जाते हैं और सारे खसारे मरकज के पास हैं। जी तलाल साहब, तलाल साहब तुसी कर लो गल, फिर मैं नाज बलोच की तरफ जाता हूँ। गुजारिश ये है अब्बासी साहब, आप जागे, मेरा ख्याल रोजा लग रहा है या रोजा ज्यादा लग गया आपको, खुदा के लिए हुकूमत अबद के पास है, पीआईए ठीक क्यों नहीं करते, रेलवे ठीक क्यों नहीं करते, डिस्कोस क्यों ठीक नहीं करते, क्यों सर्कुलर डेट बढ़ रहा है पाकिस्तान की? आप मंसूबे महंगे लगा गए ना तलाल साहब, आप मुआहदे करके आप तोड़ नहीं सकते ना बिजली के। भाई हुकूमत आपकी है, वो आईपीपी की रिपोर्ट आ रही है तो समझ लग जाएगी ना किस किसने धोखा किया कौम के साथ। उससे पूछे सेहत और तालीम का पैसा जो है वो कहाँ जा रहा है? अगर आप बुजदार लगाएंगे और महमूद खान लगाएंगे तो मेरा भाई रिजल्ट फिर इसी तरह के आएंगे। 18वीं तरमीम का कसूर नहीं है, हमारे होते हुए भी 18वीं तरमीम थी, हमने 12,000 कसूर आप कह रहे हैं, कसूर आप कह रहे हैं बुजदार का और महमूद खान का है, बट वो कसूर ढूंढ रहे हैं मुराद अली शाह का। नाज बलोच साहब, नाज बलोच साहब ने कहा ये दो शोबे एक मिसाल है, एजुकेशन और हेल्थ,
ठीक है, इनको सामने रख के देख लें, विफाक का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। 18वीं तरमीम के होते हुए विफाक के हाथ जो है वो बांध दिए गए हैं कि अब देखिए बात यह है कि हाथ इनके केपीके में किसने बांधे हैं। मुझे पता है केपीके में एक टर्म तो ये पूरा अपना कर चुके, जिसके अंदर खड्डों वाला शहर इन्होंने बना दिया, अरबों रुपए पे बीआरटी को लेकर चले गए, और वो बीआरटी ऐसी बनी है कि पेशावर के लोगों से आप पूछें तो वो अपने दिल का हाल बताएंगे कि खड्डों भरा शहर बना दिया आपने, फूलों के शहर पेशावर को। ये तो इनकी परफॉर्मेंस है, ये इनकी काबिलियत है, और ये इनकी ट्रांसपेरेंसी है कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठा के दे दिया, जो ब्लैक लिस्ट कंपनी थी उसको इन्होंने जो है उठा के टेंडर दे दिया कि मेट्रो बनाने का, केपीके बीआरटी बनाने का, और उसकी दास्तान आपके सामने मौजूद है। फिर आप आ जाए हेल्थ के ऊपर। हेल्थ में केपीके में 50% 50% स्टूडेंट जो एनरोल्ड है उसमें घोस्ट स्टूडेंट्स हैं, घोस्ट स्कूल सुनते थे, घोस्ट स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे बच्चे हैं नहीं और एनरोल किए हुए हैं, स्कूल जो है उनमें ताले लगे हुए हैं। ये केपीके के फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ। फिर हॉस्पिटल्स को बरकी साहब बैठकर अमेरिका से चला रहे होते हैं स्काइप पे, और हालत ये है कि इस वक्त कोरोना की वबा से पूरा मुल्क बेशक मुतासर है, लेकिन सबसे ज्यादा डेथ रेट जो है वो केपीके में आ रही है। और केपीके में जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक स्टाफ हैं, उनकी जो हालत है वो बार बार वीडियो बना के कह रहे हैं कि उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तो दे दें, ताकि जो फ्रंट लाइन में खड़े अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं उनकी तो जान का तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर्स का हो, तो फिर वो आगे पेशेंट्स को टेक केयर करेंगे। लेकिन जो इमेजेस आती हैं वो आपके सामने मौजूद हैं कि प्लास्टिक बैग से वो अपने आप को कवर कर रहे हैं और अपने आप को। वो पुरानी बात है ना साहिबा, पुरानी बात है, शुरू पुरानी है, शुरू की बात है। नहीं, एक आपकी हुकूमत नहीं थी, यहाँ पे इक्विपमेंट ही नहीं था इस मुल्क में, सवाए बिजली के मंसूबों के कुछ था ही नहीं, हेल्थ पे खर्चा ही नहीं था। नहीं तो आपने 30-40 दिन में सारा इक्विपमेंट इकट्ठा कर लिया। फिर उसके बाद आप मुझे बताइए, क्या पंजाब में आपकी हुकूमत नहीं है? आपने आपने पंजाब में 5 चीफ सेक्रेटरीज बदले, आपने 5 आईजीज पंजाब में बदले, आपने तजुर्बागार लेबोरेटरी बना के रख दिया इस मुल्क को। आप तजुर्बे पे तजुर्बे कर रहे हैं, आप नाकामी दर नाकामी के बाद तजुर्बे दर तजुर्बे करते जा रहे हैं। आप सिंध में एक आईजी बदलने पे आप जो है हंगामा क्रिएट कर देते हैं। आप एक आईजी नहीं बदलने देते सिंध में, जब जरूरत भी पेश आती है लॉ एंड ऑर्डर के मामलात से, तब हम कहते रहे, लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी इस वक्त। लेकिन पंजाब के अंदर 5 आईजीज भी बदल देते हैं, चीफ सेक्रेटरी पे चीफ सेक्रेटरी आप बदलते जाते हैं, आप एडवाइजर पे एडवाइजर बदलते हैं, आप आए दिन अपनी वजारतों के अंदर रद्द-बदल करते हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही, आप सर कह रहे हैं, फिर आपके साथ कुछ हो नहीं पा रहा तो आप आगे से लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म करना है, आपको बार बार समझाया जा रहा है कि लॉकडाउन पे अमल जिस मुल्क किया है उधर जो है स्लो डाउन हुआ है ये स्प्रेड। जिस मुल्क ने लॉकडाउन को सख्त किया है वहाँ पे कोरोना को काबू पाने में। नाज़ुल से एक मिनट दे, जरा मुझे 1 मिनट दे। भाई साहब मसला पता क्या है कि जब फैसल जावेद ये कहते हैं कि गैप्स हैं 18वीं तरमीम में वो पूरे करने हैं, शिबली फराज कहते हैं कि नहीं अभी ये वक्त नहीं है, मौजू नहीं है इस बात का, ये हुकूमत कभी आधे लोग एक बात कर रहे हैं आधे लोग दूसरी बात कर रहे हैं, तो ऐसा तासुर जरूर जाता है कि एक तो इस माहौल में कोई नेशनल डिस्कोर्स बन नहीं सकता 18वीं तरमीम के ऊपर, और दूसरा कि फिर आप कोई छेड़खानी करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं ये ऑपोजिशन की जमातों के साथ कहीं ना कहीं पर। आपका सवाल आता तो नाज साहिबा ने मुझे सुनने नहीं दिया, लेकिन मैं अभी जो नाज साहिबा बात कर रही थी कि जी हम कंफ्यूज हैं लॉकडाउन में, मेरी बहन अभी तक 18वीं तरमीम है, आपके पास पूरा इख्तियार है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है, आप जहां जहां चाहें बंद करें, आप सड़कें बंद करें, आप मस्जिदें बंद करें, आप इमाम बारगाहें बंद करें, किसने आपको रोका है? कभी प्राइम मिनिस्टर आपको नहीं रोकेंगे, आप करके देखें। आप करने हमारी नकलें हमारी करते हैं और दिखावे में कुछ और बातें करते हैं, तो इसीलिए आधा तीसरे आधा पटेल चलता नहीं है। हमें कोई एतराज नहीं है, आपका सूबा है, आपका सीएम है, आप जैसे मर्जी उसमें लॉकडाउन करें, मेरा नहीं ख्याल कि मरकज को कोई एतराज है। मगर ये जो मैं मिक्स सिग्नल्स की बात, की दुकान खोल दी जाए, जब मरकज कहेगा तो आप ना खोलें, तो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आपको ये नहीं पता कि आप खुद लॉकडाउन खोलने की, आप टीवी पे ये बात कर रही हैं और आपके वजीर आला इस वक्त प्लान बना रहे हैं कि उन्होंने खोलना कैसे है, बिकॉज जो इमरान खान की बात है अंदर से उनको अपील कर रही है। जब खोलना होगा हम प्रॉपर एसओपीज के साथ खोलेंगे, हम जी सारे एसओपीज का खोल रहे हैं, खाली आप एसओपी से नहीं खोल रहे।
आपको हमारी बात समझ आ गई है ना, यही तो बात समझा रहे थे सदाकत अब्बासी साहब, ये एक सीरियस मामला है। आई थिंक वी शुड नॉट जस्ट क्रैक जोक्स ओवर दिस इशू। नहीं, नो वन इज क्रैकिंग जोक्स। हु इज क्रैकिंग जोक्स? वी आर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इशू सीरियसली। ना करें मेरे भाई, इसमें सियासत ना करें। आई थिंक इट इज टाइम ऑफ यूनिटी। अगर सब मिलकर तो एक होके, एक आवाज होके लोगों को एक, सारे प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में एक हो जाएं। आप सियासत कर रहे हैं, हम तो सियासत नहीं कर रहे। हम समझ रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन की आप बात करते हैं, कर्फ्यू की, उसकी बजाय स्मार्ट लॉकडाउन करें, एरियाज को बंद करें। मैं इस पे जरा बात करते हैं ना, ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी निजाम सेहत की। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, तो आज पंजाब हुकूमत ने बड़ा सरप्राइजिंग पहले एक तो फैसला लिया, उस पर अमल दरामद हुआ। 2 दिन की जो है वो उनकी तनख्वाह जो है वो काट ली गई, और उसके बाद फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से बयान आया कि ये तनख्वाह जो है वो नहीं काटी गई, वापस कर दी गई है। दुनिया में लोग जो हुकूमतें हैं वो डॉक्टर्स को और ज्यादा दे रहे हैं, मगर यहाँ पर डॉक्टर्स की तनख्वाह काट ली गई। इस पर और डॉक्टर्स के और भी मुतालबात हैं। एक ग्रैंड हेल्थ अलायंस है जो कि एहतजाज भी कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान हसीब साहब, जो कि चेयरमैन है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के। इनके कुछ इश्यूज हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि आपका मसला क्या है? पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त डॉक्टर्स की अशद जरूरत है। आप लोगों को तो अस्पतालों में होना चाहिए, आप छोड़कर जो है वो ये एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर। जो है वो आपके पास इतना टाइम है कि आप एहतजाज कर सके? सर, आपने बिजा फरमाया। सबसे पहले मैं ये आपके सामने पेश कर दूं कि हम अपनी तमाम तर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमने किसी किस्म की जो है सर्विसेज विड्रॉ नहीं की, नंबर 1। नंबर 2 ये है, हमारा मुतालबा था कि हिफाजती किट दी जाए, तमाम डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिक की स्क्रीनिंग की जाए और बेहतर क्वारंटीन फैसिलिटीज दिए जाए। ठीक है, गवर्नमेंट एक तरफ तो कह रही है हमने डबल तनख्वाहें दी, ये वो जो हम कहते हैं ना, हमारा कोई तनख्वाह का मुतालबा है, ना ही हम कोई तनख्वाह वापस लेने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन इनके जो झूठे वादे हैं, दावे हैं, वो आज इनकी कली खुल के सामने आ गई है कि इन्होंने डॉक्टर की तनख्वाहों में से 2-2 रोज की तनख्वाहें काट ली हैं, नर्सिस पैरामेडिक्स की इन्होंने तनख्वाहें काट ली हैं। तो ये असल हकायक हैं जो एक तरफ तो मीडिया के सामने बुलंदोबांग दावे रख रहे हैं, लेकिन हकायक इसके टोटली बरक्स हैं। ना हिफाजती सामान दिया जा रहा है, ना डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिक की प्रॉपरली स्क्रीनिंग की जा रही है, और ना ही उनको बेहतर क्वारंटीन फैसिलिटीज दी जा रही हैं। इसके ऊपर यह जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको विक्टिमाइजिंग एक्ट का निशाना बनाया जा रहा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैडम की सुनी होगी कि जनाब जो आज से 5 महीने लोग टर्मिनेट हो गए हैं, मैंने उनको आइंदा भी कभी नौकरी नहीं देनी, उनके ऊपर मैंने तमाम तर नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये कोई उन्होंने कोई छुपी महफिल में बात नहीं की, ये उन्होंने इंतहाई फरौनियत के अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है। जो लोग पहले एहतजाज और हड़ताल करने पे बरतरफ हुए थे, उनके लिए आइंदा भी तमाम नौकरी के दरवाजे बंद हैं। एक तरफ हाई कोर्ट हुक्मनामा जारी कर चुकी है कि तमाम लोगों को बहाल कर दें, तो दूसरी तरफ मैडम कह रही है कि ये मुमकिन नहीं है कि मैं किसी भी ऐसे शख्स को नौकरी दे दूं जो आवाज उठाता है, चाहे पीपी की उठाए, चाहे कि इनकी इनकॉम्पिटेंसी की उठाए। आज आप देख लें कि एक्सपो सेंटर में मरीजों ने खाना ना मिलने, प्रॉपर चेकअप ना होने और फैसिलिटीज ना होने के बाद वहां पे एहतजाज किया है। इनके जितने इंतजामात हैं वो सामने खुल के आ रहे हैं। मगर मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आप लोग अपने जो कॉलीग्स हैं उनकी बहाली चाहते हैं, और असल इशू ये है कि आप अपने डॉक्टर्स की बहाली चाहते हैं और तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं इस सिचुएशन के अंदर, और इस वजह से आप लोग एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, मेरी गुजारिश से सुनने बड़ी वाज़ेह ये है कि पहली बात है कि हमने किसी तरह की इंसेंटिव या डबल तनख्वाहें नहीं मांगी। ये जो खुद साख्ता बयानात कर रहे हैं, ये हमारी तजलील कर रहे हैं, हमारी तजहीक कर रहे हैं। इन्होंने कहा जनाब जो शख्स फौत हो जाएगा उसको 80 लाख रुपया दिया जाएगा। एक पुलिस का कांस्टेबल अपनी जॉब के इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हो जाए, उसको 1 करोड़ रुपया सरकार देती है, और डॉक्टर के लिए 80 लाख अनाउंस कर रहे हैं। खुदारा जब हम नहीं मांग रहे तो आप हमारा इस तरह मजाक ना उड़ाएं ये लोग। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हम डबल तनख्वाहें दे रहे हैं, तो आज इन्होंने पूरे पंजाब के डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिक्स की जो तनख्वाहें हैं 2-2 हज़ार रुपया काट रही हैं 2-2 दिन की। तीसरी बात, हम बिल्कुल बहाली नहीं मांग रहे। हाँ, हम ये बिल्कुल कह रहे हैं कि आप अपने विक्टिमाइजिंग एक्ट्स बंद करें। मिनिस्टर कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली कह चुकी है कि मैंने किसी भी ऐसे शख्स को नहीं बख्शना जो वाईडीए से या किसी भी तंजीम से ताल्लुक रखता है। आप मुझे बताएं कि एक तरफ पेंडेमिक है, इंडिया पाकिस्तान एक पेज पर है, गवर्नमेंट ऑपोजिशन एक पेज पर है, तो मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद अपने हेल्थ एम्प्लॉयज के साथ इस तरह का जाबराना और गालिबाना ताल्लुक क्यों रखे हुए हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी ये बात कहते हुए नहीं झिझकती कि मैंने विक्टिमाइजेशन करनी है।
अगर आप चाहें तो मैं आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेंड कर सकता हूँ जिसमें ओपनली कहेंगे कि जनाब जो बंदा मुझे नहीं पसंद वो मैंने नहीं रखना, जैसा कि मीडिया में से अगर कोई बंदा निकाल दिया जाए तो मीडिया वाले भी नहीं रखते, लिहाजा मैंने भी नहीं रखना। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान साहब। तलाल चौधरी साहब, डॉक्टर साहब की आपने बात सुन ली। अब मैं जरा दूसरा, एक तो उस पर भी जरा कमेंट करते हैं। दूसरा जो इशू है वो पार्लियामेंट के इजलास के हवाले से कि ऑपोजिशन का किरदार बहुत लिमिटेड हो गया, पार्लियामेंट का इजलास भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर 18वीं तरमीम की बातें हो रही हैं तो बाद की बात है, 2/3 अक्सरियत चाहिए, मगर तो पार्लियामेंट का इजलास भी जो है वो अभी नहीं बुलाया जा रहा। देखिए जी, इमरान खान साहब ने कहा है कि जो अशरफिया है उसको उसने लॉकडाउन का फैसला बड़ा जल्द कर दिया। यानी अशरफिया या एनडीएमए को कह रहे हैं या नेशनल कंट्रोल एंड कमांड को कह रहे हैं या वो कैबिनेट को कह रहे हैं या फिर वो ये जो उन्होंने इस वक्त इजलास रोका हुआ है उनके स्पीकर ने, या वो उनको स्पीकर को कह रहे हैं। भाई अशरफिया किसको कह रहे हैं सबसे पहले? और दूसरा जो ये आपने सिर्फ एक लॉकडाउन इस मुल्क में बेहतरीन हुआ है वो है पार्लियामेंट का लॉकडाउन। उसका लॉकडाउन मिसाली था पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जहां पर ये वबा बहुत ज्यादा है, यूके समेत पार्लियामेंट्स चल रही हैं, पार्लियामेंट्स एसओपी ने बनाकर अपना काम कर रही हैं। या वाहद पार्लियामेंट थी जिसपे ताला लगाया गया है। और भाई जिस टाइम पर पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है उस टाइम पे आपने ताला लगा दिया है। पता नहीं किस बात का खौफ है कि वजीरों को और वजीर आजम को अपनी जिंदगी का इतना खौफ है कि कहीं कोरोना उनको छू ना जाए। घर बैठे बेशक इमरान इस्माइल को लग जाए लेकिन उनको कुछ वैसे ना हो जाए। वो गुजारिश ये है, कौम के मसाइल पार्लियामेंट से बेहतर कहीं हल नहीं हो सकते। मेहरबानी फरमाएं, आप अपनी जो अकल समझ है उस पर ज्यादा जोर ना दें। आपकी अकल समझ जो है वो हमने देख ली है 1.5 साल में। पार्लियामेंट से जो एक क्या कहते हैं वहां से राय लें और उसको साथ लेकर चले और उसकी राय के मुताबिक चले। अच्छा, मैं जरा अब्बासी साहब जरा आपसे इस पर आपकी राय लेता हूं, क्योंकि हुकूमत काबीना के इजलास बुला रही है, बड़े बड़े इजलास हो रहे हैं, मगर पार्लियामेंट का इजलास जो है वो अभी तक नहीं हो रहा। ब्रेक पे आकर इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सदाकत भाई साहब, काम तो आपके भी बड़े रुके हुए हैं। नैब ऑर्डिनेंस से उसकी मिसाल है। पार्लियामेंट का इजलास, आप काबीना के इजलास बुला लेते हैं, बड़े बड़े इजलास होते हैं, पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया जाता। क्या वाकई ऑपोजिशन से आपको इतना कोई खौफजदा है हुकूमत के पार्लियामेंट का इजलास ही नहीं बुला रही? नहीं, ये जो तनकीद है वो मतलब कुछ हद तक जायज़ है कि पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा। कैबिनेट का मेंबर्स थोड़े हैं और वहाँ पे ज़रा ये क्या होता है, ये जो डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज हो जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास खाली पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं है। आपकी कैबिनेट भी माशाल्लाह। जी, आप मैं बात कर लो ना, आप बात कर। जी 50 होगी, अभी मियाँ साहब से पीछे हैं, नहीं पहुँच सके। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये इनका एतराज़ ठीक है कि पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मैं नैब के इजलास में नहीं जा सकता, नैब की पेशी पे नहीं जा सकता क्योंकि मेरी 70 साल उम्र है, तो शहबाज शरीफ भी ना आए। कल मैं सुन रहा था इनके अपना एक और हमारे सीनियर एमएनए, मेरा उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, वो भी कहते हैं कि मैं भी नहीं जाऊँगा। तो इतने सीनियर लोगों का पार्लियामेंट है, हम पीटीआई वाले ज़्यादा जवान हैं, हम आ जाएंगे, आप ख्याल करें कि सारे आएँ। और इस पर मेरा ख्याल है कल मीटिंग भी हुई है कि कोई अगर इस तरह का कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस में इजलास बुला लिया जाए, लेकिन इस हद तक अगर पार्लियामेंट का सेशन ऑन होना चाहिए, ये इनका मुतालबा जायज़ है, लेकिन मेक श्योर कि इनके लोग भी आए ताकि ये ना हो कि वो चीज़ रह जाए। बाकी जो बंद किया था वो हिफाज़त सेहत के असूलों पे कि लोगों को खुदा न खास्ता कोरोना ना हो जाए इसलिए, और अमले को ना हो जाए, ड्राइवर्स को ना हो जाए, मीडिया को ना हो जाए, इसलिए बंद किया था। नाज बलोच साहब, सेनेट का इजलास, लेकिन मुतालबा सही है, इनका मुतालबा जो है वो जायज है, कोई इसमें मुझे नाजायज बात नहीं लगी। वो कह रहे हैं जायज है मुतालबा आपका। जी नाज बलोच साहब, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता दें। उनके बगैर तो बड़ा सुना लगेगा, क्योंकि वो इतना अरसे बाद लंदन में से क्वारंटीन करके आए, यहाँ भी क्वारंटीन हो गया है, तो वो भी आ जाए ताकि जरा उनका भी कौम दीदार कर ले। मेक श्योर मेरा ख्याल आज बलोच साहब तो नहीं है। मैं आपका सवाल तलाल चौधरी साहब के पास। तलाल चौधरी साहब, ओवर टू यू जी। उन्होंने कहा हम तो बुला लेंगे इजलास, शहबाज शरीफ साहब आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, एक तो सबसे पहली बात है, हमारी पार्टी जो है वो माशाल्लाह बहुत बड़ी है और हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग हमारी पार्टी का मौक़िफ़ दे सकते हैं।
अगर शहबाज साहब की बीमारी या उनकी 70 साल की उम्र की वजह से वो नहीं आ सकते, तो ये पार्लियामेंट 342 पर मुश्तमिल है, 341 इसमें और भी लोग हैं, और लोगों के शमूलियत के SOP बनाए जा सकते हैं। आप नियत करें, शहबाज साहब तो पहले दिन से आपको अपना तावन देने के लिए आए हैं, अपना वो चाहते हैं कि आप उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं, लेकिन आप माशाल्लाह दो वजीर 4 रखे हुए हैं, वो सिंध के वजीर आला के पीछे सुबह सुबह लग जाते हैं, 2-3 वजीर आजम हाउस में लगे हुए हैं, वो सुबह सुबह अपोजिशन लीडर पर बातें करनी शुरू कर देते हैं। भाई काम आपको आता नहीं है और आप दूसरों की सुनते नहीं है, अपने आप को अकले कुल समझते हैं, और पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, शहबाज शरीफ की बात सुने, उसका एक्सपीरियंस से फायदा लें। ये पाकिस्तान की बात है, आपकी जात या आपके नहीं बात, खुदा के लिए अब इसको ईको का मसला ना बनाए। मैं तराल साहब का राना तनवीर साहब भी कह रहे थे, राना तनवीर साहब भी कहते कि अगर पार्लियामेंट का इजलास हुआ तो मैं नहीं आऊंगा, नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मैं वो आपकी बात को मैंने एक्सेप्ट किया कि पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए। मैंने आपकी तजवीज को कहा कि अच्छा मशवरा है और तनकीद जायज है। लेट हो गया, इसको जल्द बुलाना चाहिए। कल राना तनवीर साहब ने खुद कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, गुजारिश ये है, जब SOP बनेंगे पार्लियामेंट के इजलास के, उसमें इंशाल्लाह हमारी जमात जो है वो पूरी शरीक होगी। बाकी रही बात, पहले SOP बनाए, इजलास तो बुलाए ना, फिर बाद में रोना रोइएगा कि शहबाज साहब नहीं आए या फलां नहीं आया। पहले बुला तो ले, यानी पहले इनविटेशन तो दें, उसके बाद फिर देखें कौन आता है कौन नहीं आता। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।